नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार विपक्ष की उम्मीदवार। कांग्रेस समेत 17 दलों की बैठक में हुआ फैसला, दूसरे दलों से भी मांगा समर्थन। बंगाल सरकार का दार्जिलिंग के मसले पर शांति वार्ता प्रस्ताव, सुरक्षा बल हटाने का आश्वासन नहीं। सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे जीजेएम, सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी। ठाणे में रक्षा मंत्रालय के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, पथराव और आगजनी, 4 पुलिसकर्मी समेत कई घायल। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कर्ज माफी को बताया गैर जरूरी, कहा विकट परिस्थितियों में ही मिले मदद। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 2 दिन में 6 किसानों ने की आत्महत्या। अफगानिस्तान के लश्करगाह शहर में बैंक के बाहर विस्फोट, 29 की मौत, 60 घायल। वेतन निकाल रहे कर्मचारी बने निशाना। और आइए देखते हैं पहली खबर। दार्जिलिंग में जारी बेमियादी बंद 8वें दिन भी जारी रहा। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया। टीएमसी सरकार ने कहा है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक वहां से सुरक्षा बल वापस नहीं बुलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी में संपन्न सर्वदलीय बैठक में प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया। सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के शामिल नहीं होने के चलते बैठक में कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। बैठक के बाद सत्ताधारी टीएमसी ने कहा कि विपक्ष को साफ करना चाहिए कि वो अलग गोरखालैंड के पक्ष में है या खिलाफ। The mainstream political parties of the place, they should clarify, they should clear their stand, whether they are supporting GJMM movement, separate state, this anarchism, or they are in favor of United Bengal. गृह सचिव मलय डे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने कहा कि दार्जिलिंग की हालात सामान्य बनाने के लिए वो हर पक्ष से बातचीत करने को तैयार है। हालांकि सरकार ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से सुरक्षा बल हटाने की मांग को खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक सुरक्षा बल हटाने का सवाल नहीं उठता। State's decision will depend on the assessment of the situation. As they said, the state government cannot abdicate its constitutional duty. We have a constitutional obligation to maintain peace and order. So it is our own assessment. It will depend on the situation. बीते दिनों कोलकाता हाई कोर्ट ने सरकार को दार्जिलिंग में हालात सामान्य बनाने की हिदायत दी थी, लेकिन बेमियादी बंद के 8वें दिन भी दार्जिलिंग में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कई इलाकों में केबल टीवी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बीते 5 दिनों से ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट सेवा ठप है। इस बीच पुलिस ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग और उनकी पत्नी पर हत्या, लूट और फैलाने का केस दर्ज किया है। जीजीएम ने इस मुकदमे का विरोध करते हुए कहा कि सरकार दमन के जरिए हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। इस बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने भी अलग गोरखालैंड की मांग को समर्थन देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दार्जिलिंग के मसले पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान लोकसभा से सांसद सीपीआईएम से मोहम्मद सलीम साहब हैं। स्वागत है आपका। जिस तरीके से दार्जिलिंग में हालात हैं और लगातार स्थिति पहले से ज़्यादा खराब होती जा रही है, सरकार अपनी बात पर अडिग है कि वो फिलहाल वहाँ से न तो अड़सनी बरट आएगी और न ही जो गोरखा जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत को तैयार है। दूसरी तरफ बंद का आह्वान लगातार। हालात क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं? आप लोग की राय क्या है और क्यों ये हालात इस तरीके के बने हैं? पहला तो ये सवाल है, ना तो ये सिर्फ पुलिसी बंदोबस्त, सेना या अर्धसेना बल बढ़ा करके आप इसका निपट सकते हैं, और ना ही तो लगातार बंद कोई समस्या का हल है। और इसलिए जिस रोज़ यह मामला बिगड़ा, खासकर सामने आया जब मंजराम हुआ, हमारी पार्टी की तरफ से मैं खुद पत्रकार वार्ता सम्मेलन करके मैं ये कहा, और हमारी पार्टी वाम मोर्चा ये कही कि राजनीतिक पहल होना चाहिए, ये एक राजनीतिक समस्या है। लेकिन इस मामले को और भी बिगाड़ दिए मुख्यमंत्री खुद, क्योंकि उसको राजनीतिक पहल के बजाय उन्होंने कहा कि हम पुलिस से ठंडा कर देंगे और डंडा से ठंडा कर देंगे, जिसके कारण आपने देखा मौत भी हो गई
और यह बद भी शुरू हो गया और काफ़ी मतलब आगजनी भी हुई और पहाड़ जलने लगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये एक दिन नहीं भड़कता है, मतलब ये कुछ ना कुछ तो परेशानी चल रहा था। तो सरकार का ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक तो इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट होनी चाहिए, पुलिस के पास रिपोर्ट होनी चाहिए। और हमारे यहाँ बंगाल के मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि उनको SMS से सीधा सीधे थानेदार से, BDO से रिपोर्ट मिलते रहता है। वो सब कुछ जानते हैं, पूरे विश्व में जो कुछ होता है उनके पास संग संग खबर आ जाता है मॉडर्न टेक्निक की वजह से। तो उनको, और वो पहाड़ में अक्सर जाती रहती, मीडिया ये रिपोर्ट देता रहता था कि कोई मुख्यमंत्री इतने नहीं गए। ऐतिहासिक रूप से वो जाती रहती हैं, अक्सर वो जाती थी, फोटो खींचती थी, बात करती थी। तो इतना तो मतलब सिर्फ बैठक भी करती थी, शासकीय बैठक होती थी, तो ये जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि अचंबा हो गया। तीसरा, पहाड़ की समस्या दार्जिलिंग का ये आज का नया नहीं है, तो ये एक पुरानी समस्या है। इसके राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, उसके साथ साथ भाषागत और फिर जातीयता का सवाल है। क्या वो जो वैकल्पिक विषय की जो बात आई, आपको लगता है कि उसने चिंगारी का काम किया, उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया? सरकार कह रही है हमने ऐसी कोई बात नहीं कही। जब भी ऐसे मामला आते हैं जातीयता का और भाषा का, संप्रदाय का, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई भी सरकार हो, कि जिम्मेदाराना रवैया हो और जिम्मेदारी से काम ले। उसके बजाय उन्होंने ये कहा, बंगाल में शुरू से ही जो नेपाली भाषी जो इलाका है, आज जिसे आप गोरखाली बोलते हैं वो लोग, नेपाली नहीं बोलने से, तो वो ऐतिहासिक रूप से वहाँ पे उनको स्वीकृति है। वामफ्रंट के ज़माने में दूसरी सरकारी ज़ुबान के तहत वहाँ पे ये भाषा को स्वीकृति दिया गया। अलगाववाद भी है, और उससे निपटने के लिए राजनीतिक जैसे हमारे सैकड़ों शहीद हुए हैं वहाँ पे, कुर्बानी दिए जाने। आज मंत्री बोल रहे हैं कि बंगाल की एकता का सवाल है। उस वक्त मुख्यमंत्री आज की जो वो विरोधी पक्ष के नेतृत्व की हैसियत से एक तरफ किशन जी को लेकर के जंगल महल में पहाड़ में विमल गुरुंग और रोशन गिरी को लेकर के वो मीटिंग करती रही और बगलाती रही और वादे किए। आप चुनाव के वक्त जो वादे करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार में सत्ता में आने के लिए जो सीढ़ियाँ तय करती है, वो सत्ता में बैठने के बाद सीढ़ी को पैर से ढकेल देते हैं, उससे मामला बिगड़ जाता है। और हम ये कहना है कि मुख्यमंत्री की क्या ज़रूरत था, जब ये मामला वहाँ पे सीमिंग हो रहा है, तो वहाँ पे उनको पूरे कैबिनेट लेके गई और एक दखल करने का एक मानसिकता है, ये बड़ा गड़बड़ है। ये तो एक जो प्रवृत्ति होता है ना, तानाशाही रवैया, जो अप्रोच है वो ज़्यादा इस मामले को बिगाड़ दिया। हाँ, वो अप्रोच तो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि हमें सब कुछ हमें चाहिए, हमारे हाथ में चाहिए, पंचायत हमारे हाथ में चाहिए, कोऑपरेटिव भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, क्लब भी चाहिए। तो विरोधी पक्ष के जो नेता हैं उनको भी खरीद लेना चाहिए, या तो डरा के धमका के पुलिस के थाने में करके लड़ाइया कर दो। बाहर में लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन बंगाल के लोग अच्छे तरीके से निपट रहे हैं, वो समझते हैं हम विरोधी शून्य कर देंगे। लेकिन टीएमसी तो कह रही है कि जिस तरीके से अशांति हुई है, इसके पीछे राजनीतिक कारण है, राजनीतिक साजिश है। बेशक राजनीतिक कारण तो है, राजनीतिक कारण तो है, मैं तो खुद कह रहा हूँ, लेकिन जो साजिश की बात करते हैं ये नई बात नहीं है। इसके ममता बनर्जी खुद कही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है एक, और ये नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट के साथ भी संपर्क है। मैं बोल रहा हूँ जो बोली, तो एक मुख्यमंत्री का क्या काम है? अगर ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, राजनीतिक समस्या है, कारण है, और टेररिस्ट लिंकेज है, तो उनको देश के प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए, होम मिनिस्टर को लिखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मामला जब है, और वहाँ के पुलिस बल को पहले से ही, खुफिया बल को ये तमाम कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शनेबल कुछ एक्शन लेना चाहिए। उसके बजाय उन्होंने क्या किया, हम पूरे कैबिनेट का बैठक वहाँ करके हम दिखाएंगे कि हम पहाड़ जीत लिए। ये पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज का मामला नहीं है ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो अगर, तो आपको वहाँ पे और भी संजीदगी से काम लेना चाहिए, लेकिन सरकार और भी सुचिंतित होना चाहिए। उसके बजाय आपने क्या किया कि देखो हम चुनी दिगर नेस्त, हम ही हैं, हम और कोई नहीं है, हम विरोधी शून्य कर दिए हैं। लेकिन आप भड़का दिए ना। स्थानीय सरकार में कहूँ, अगर वहाँ पर टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी एक ऑल पार्टी मीट बुलाती है और उसमें बहुत सारे दलों ने आज बायकॉट कर दिया। कौन सा पार्टी किया आप बोलिए? तो उसमें कोई पार्टी गई नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब क्या है? जब आप ये रवैया आपका ये हो, लोकतंत्र में चुने हुए सरकार यहाँ तक कि असेंबली में भी विरोधी पक्ष से बात ना करे, और जिस मैं खुद मैं कह रहा हूँ, हमारे पार्टी वामपंथी जिस दिन हवा भड़का, उस दिन भी हमने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहाड़ को ठंडा करके हम नीचे उतरेंगे, और फिर पुलिस की कार्रवाई कर दिए, मामला बिगड़ गया। अब वो नीदरलैंड चली गई। इसको सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाता, सर्वदलीय बैठक मतलब है पॉलिटिकल मीट, क्योंकि पॉलिटिकल इनपुट चाहिए, राजनीतिक। तो बोले होम सेक्रेटरी कर लेंगे, डिविजनल कमिश्नर बुला लेंगे, तो वेयर इज पॉलिटिकल। और मीटिंग किसको बुलाएं? वो जब कोई पार्टी, सब पार्टी बोले हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के साथ जो है, जो उनके साथ अभी 1 महीने अंदर म्यूनिसिपल चुनाव में जो पार्टी उनके साथ गठजोड़ किए थे, वो भी नहीं गए। कभी ममता बनर्जी 22 दल के सेव बंगाल फ्रंट बनाए थे, तो 22 के 21 कहाँ चला गया?
तो उनको तो अपने तरफ झांकना चाहिए। और वो चले गए नीदरलैंड में, नॉट सो इम्पोर्टेंट इवेंट, वो नहीं भी जा सकते थे, मतलब वो सैर सपाटा का मामला है। अगर अहम है, आप कह रहे हैं, आप चर्चा में, राज्यसभा टीवी में चर्चा कर रहे हैं, पूरा देश चर्चा कर रही है, दार्जिलिंग का मामला है, मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल के एकता का सवाल है, तो इट्स दी इम्पोर्टेंट इशू। तो पॉलिटिकल मीट अगर होगा तो उसके लिए कुछ होम ग्राउंड पर, जहाँ हम 17 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठे हैं, उसके लिए 1 महीने से बहुत से पार्टी, अपोजिशन पार्टीज, लेकिन आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ चर्चा में राज्य सरकार गंभीर नहीं, एक रवायत के तौर पर उसने आज राजनीतिक चर्चा में ही गंभीर नहीं है। आप दीगर पार्टियों को छोड़ दे, ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ 2011 के असेंबली चुनाव में जब ममता बनर्जी वाम सरकार को हराकर आई तो उनके साथ गठजोड़ हुआ था, समझौता हुआ था। अभी आपको प्रेस मीट मिलेगा, उसके बाद वो जो विज्ञापन देना शुरू की, पहाड़ हंस रहा है, ये इस पर पब्लिक एक्सरसाइज नहीं है। और जीटीए का जो एग्रीमेंट हुआ, तो आपने गोरखालैंड के एग्रीमेंट को ऑन रिकॉर्ड डाल दिया था, ट्राइपार्टाइट था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गोरखा जो जनमुक्ति मोर्चा थे। हमने जब दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनाए थे ज्योति बासु के टाइम पर, उस वक्त हमने कहा था कि ये इस डिमांड को दरकिनार करके, दोनों में फर्क है, और यहाँ पे कहा गया कि तीनों पार्टी मिलकर के गोरखालैंड के डिमांड को रिकॉर्ड में रख करके एग्रीइंग टू जीटीए की। उसमें ये था कि जीटीए ठीक है, ऑटोनॉमी, हम खुद हमारी पार्टी कहती है कि ऑटोनॉमस होना चाहिए, ऑटोनॉमी होना चाहिए, स्वायत्त शासन होना चाहिए। उस जगह पर आपने वहाँ पे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे फंक्शन को 6 साल में। क्यों नहीं रिव्यू मीटिंग हुआ? अगर अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रहा है तो एक बार तो रिव्यू मीटिंग करना चाहिए इलेक्टेड बॉडी के साथ। सलीम साहब, वक्त की कमी है, लेकिन जो आपने बात कही वो भी अहम है, और किस तरीके से इसका हल निकालना चाहिए वहाँ राज्य की तमाम पॉलिटिकल पार्टी और सरकारों को मिलकर तय करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं। उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया, और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर, उनका शहर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। महाराष्ट्र के ठाणे में रक्षा मंत्रालय के भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस के साथ झड़प में कई पुलिसकर्मी और किसान घायल हुए। गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में आग लगा दी। राज्य सरकार ने बातचीत के जरिए मामले का समाधान निकालने की बात कही है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ठाणे के कल्याण में किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पहले ठाणे बदलापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। बाद में गुस्साए किसानों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। शांति बन चुकी है और हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं, एक्स्ट्रा ऑफिसर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। अभी पूर्ण शांति है। हमारे कुछ ऑफिसर्स इंजर हुए हैं, गांव के कुछ लोगों को भी चोट आई थी, लेकिन ज्यादा इंजरी पुलिस के अधिकारियों को है। बट राइट नाउ सिचुएशन इज नॉर्मल, पीसफुल। झड़प में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया। आंदोलन में नेवली समेत करीब 17 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। हमारा तो ये है डेयरी फार्म है, जो कुछ हमारा रोजी रोटी चलता है खेती से चलता है। तो ये हमारी सरकार से ये कहना है कि ये प्लीज़ हमारा जो खेती का व्यवसाय चल रहा है वो ऐसे ही चलने दीजिए, नहीं तो ये शेतकरी का जो आंदोलन है और भी तीव्र हो सकता है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में हैं। अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेज दिया गया है। स्थानीय नेता भी हालात को सामान्य बनाने में जुटे हैं। नेवी वाले ने जमीन का कब्जा करने का शुरू कर दिया है और किसानों के दिल में एकदम बहुत उसके खिलाफ सब लोग हैं। इसके वजह से आज कुछ रास्ता रोको था सवेरे, और उसके वजह से ये सब झगड़ा हुआ है। आज़ादी के पहले का ये इशू है। इसे किसान जो है वो डिफेंस और राज्य सरकार ऐसी बैठक होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि किसानों पर अन्याय नहीं होने देंगे। मामला दूसरे विश्व युद्ध 1943 का है। तत्कालीन ठाणे जिलाधिकारी आदेश के जरिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत भूमि का अधिग्रहण हुआ।
इस 1600 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की वैधता को किसानों ने बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी है। किसान कई सालों से इस भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2 किसानों ने जान दी, तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में 2 दिन में 4 किसानों ने कर्ज के बोझ के चलते अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2 किसानों ने कर्ज के बोझ से अपनी जान दे दी। सागर जिले के बसाहरी गांव के किसान गुलई कुर्मी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने साहूकार से कर्ज लेने और चुकाने के बावजूद परेशान किए जाने को आत्महत्या की वजह बताया है। परेशानी थी, जमीन लिखी थी महाराज की ना, उनके लाने 1 लाख लाई थी, 1,40,000 दे चुकी थी और वे भी दबाते थी और 2.5 लाख रुपया और मांग रहे थे भी, और उन्होंने जमीन उनकी मतलब उनके नाम पर करवा ली। दूसरा मामला होशंगाबाद के गुआरिया गांव का है। यहां के किसान शत्रुघ्न मीणा ने कर्ज के बोझ के चलते जहर खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 20 दिन में 19 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उधर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी किसानों के खुदकुशी के मामले सामने आए हैं। पिछले 2 दिन में नासिक जिले में ही 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली। जिला प्रशासन का कहना है कि इस बारे में पुलिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक अधिकारियों से डिटेल रिपोर्ट की मांग की है और एक मुआवजे के लिए कमेटी बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कर्ज माफी इन दिनों फैशन बनता जा रहा है। मुंबई के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कर्ज माफी अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि ये विकट हालात में उठाया जाने वाला कदम है। वेंकैया नायडू ने ये बात उस वक्त कही जब कई प्रदेशों में किसान संगठन कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे हैं और अब कुछ राज्यों ने किसानों की मांग मानते हुए कर्ज माफी का ऐलान भी किया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए ताकि वो तनाव से दूर रह सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए बुनियादी संरचना दुरुस्त करने की दरकार है, लेकिन कर्ज माफी कोई समाधान नहीं है। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका ऐलान किया और मीरा कुमार का सामना एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार तय करने के लिए गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें 17 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे और भालचंद्र मुंगेकर के नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने गोपाल कृष्ण गांधी और प्रकाश अंबेडकर को उम्मीदवार बनाने का सुझाव दिया कि इस पर विचार करिए, ऐतिहासिक भूल नहीं करना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत निर्णय हो गया है आप लोगों का कि अगर कोई इनसे बेहतर और इनसे ज्यादा योग्य कैंडिडेट आता है दलित समाज से तो वो सपोर्ट करेंगे। आज उन्होंने अपनी कंसेंट जो नाम आया उस पे दी। On a name where everybody agrees, we should choose that name, and the name on which everybody agreed without any hesitation whatsoever was श्रीमती मीरा कुमार। आखिर में विपक्ष ने सर्वसम्मति से एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले मीरा कुमार को उतारने का फैसला लिया है। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। राजनीति में आने से पहले वो विदेश सेवा में रही हैं। उनका जन्म मार्च 1945 को पटना में हुआ था। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने आज मीरा कुमार को चुन लिया, लेकिन उधर ओ पनीरसेल्वम की अगुवाई वाले अन्नाद्रमुक गुट ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के समर्थन की बात कही है। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने आज पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल में पेट्रोलिंग कर रहे भारतीय जवानों को निशाना बनाया। सीमा पार से आए घुसपैठियों की गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए और 1 घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में 2 घुसपैठिए मारे गए। फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है।
एशिया प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और आसियान मिलकर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज ये बात कही। उन्होंने भारत और आसियान के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आसियान भारत साझेदारी सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने के लिए जा रहे फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 साल की धीमी रफ्तार के बाद भारत और आसियान के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि जमीन के साथ समुद्र और हाईवे मार्ग से संपर्क के साधन बढ़ाने की कोशिश हो रही है। After almost 2 years of slow growth, ASEAN-India trade is now back on track with an increase of 8% in 2016-17 and with India's exports to ASEAN having increased by almost 20% in 2016-17. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और आसियान समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लेकर साइबर अपराध इस क्षेत्र की अहम चुनौतियां हैं। Enhancing maritime cooperation and security has been an area of focus for both ASEAN and India. Combating drug abuse and drug trafficking remains a major challenge in the region. विदेश मंत्री ने भारत और आसियान के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर भी बात की। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत के साथ कुडनकुलम परमाणु प्लांट पर समझौते के बाद रूस अब और संभावनाएं तलाश रहा है। अगले चरण में वो भारत में और भी नाभिकीय प्लांट बनाने के इरादे में है और वो ऐसे राज्य की तलाश में है जो राजनीतिक तौर पर शांत हो और जमीन अधिग्रहण में मुश्किल ना आए। भारत के साथ परमाणु समझौते को रूस अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश में है। आधुनिक तकनीक के साथ रूस 6 और नाभिकीय प्लांट बनाने का प्रस्ताव रखने वाला है। इसमें आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसको शुरू करने का समय अब तक तय नहीं हुआ है। Мы планируем подписать контракт в ближайшие месяцы. Это свои контракты, связанные с выполнением проектных работ, выполнением поставки основного оборудования и выполнением поставки прочего. एटॉम स्टोरी एक्सपोर्ट भारत में परमाणु रिएक्टर लगाने वाले रोजाटॉम का हिस्सा है। इसी कंपनी के 2 रिएक्टर्स इस वक्त कुडानकुलम में चालू हैं। 2 पर काम शुरू होने वाला है, जबकि जुलाई में 2 रिएक्टर्स पर अनुबंध होने वाला है। Мы надеемся, что работа будет динамична. И с учетом того, что первый бетон на 3-й блок планируется закладывать буквально вот в конце июня, начале июля. भारत में सिविल परमाणु बाजार पर कई देशों की नजर है, लेकिन इस मामले में रूस और भारत के बीच जो भरोसा कायम है, उससे आने वाले दिनों में और ज्यादा सहयोग देखने को मिल सकता है। रूस का कहना है कि फिलहाल वह 42 नए प्रोजेक्टों पे एक साथ काम कर रहा है और जिस तरह से रूस का परमाणु ऊर्जा व्यापार बढ़ रहा है, वैसे में संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है कि रूस आगे आने वाले दिनों में रक्षा उद्योग से भी परमाणु उद्योग में आगे बढ़ जाएगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन MS सुरेश के साथ मॉस्को से अखिलेश सुमन। इसरो कल कार्टोसैट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा और उसके लिए आज से 28 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। शुक्रवार सुबह 9:20 पर इसका प्रक्षेपण होगा। इसे PSLV C-38 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कार्टोसैट का वजन 712 किलो है। कार्टोसैट 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और PSLV अपने साथ 30 नैनो उपग्रह भी ले जाएगा। इनमें 14 देशों के 29 और भारत का 1 सैटेलाइट है। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने आज पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल में पेट्रोलिंग कर रहे भारतीय जवानों को निशाना बनाया। सीमा पार से आए घुसपैठियों की गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी अक्सर बीमारियों की जड़ बन जाती है और ऐसे में छोटी सी सावधानी बरतने से इनसे बचा जा सकता है। संसद में राज्यसभा सचिवालय में इस अभ्यास के बारे में जानकारी दी गई। दिल्ली के मोरारजी देसाई संस्थान के योग प्रशिक्षकों ने राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों को सेहत के गुर बताए। योगा मतलब क्या है? यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड। बॉडी एंड माइंड को क्यों यूनियन करना? एग्जाम्पल, आप नॉर्मल चीज़ में आप ड्राइविंग करते हैं, तो सब आप बॉडी और माइंड कंसर्न करेंगे, सब गाड़ी चल पाएंगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे ही योगा में बॉडी और माइंड को ठीक रखने से हम हेल्थी रहेंगे। प्रशिक्षण के दौरान सवाल जवाब भी हुए।
राज्यसभा के सचिव DB सिंह ने इस मौके पर बेहतर सेहत की सीख दी। This is a very welcome step by our welfare unit, and it is intended for the well-being of the office goers. We all, because of the lifestyle problems, we are suffering from various ailments. कार्यक्रम का आयोजन राज्यसभा सचिवालय की वेलफेयर यूनिट ने किया था। योग दिवस के मौके पर आज आयोजित इस कार्यक्रम में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के लश्करगाह में हुए बम धमाके में 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। विस्फोट एक बैंक के पास हुआ। गवर्नर उमर ज़्वाक़ी ने बताया कि घायलों में सैनिक और नागरिक दोनों शामिल हैं। हमला उस वक्त हुआ जब बैंक में नागरिक और पुलिस जवान तनख्वाह के लिए कतार में खड़े थे। ईद की तैयारी के लिए लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले कुछ महीनों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान में कई हमले किए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।